Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss towns, traders and craftspersons. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में थंजावुर जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था और वो चोलास का कैपिटल था. थंजावुर में रिवर कावेरी फ्लो करती है. किंग राजा राजा चोला और उनके जो आर्किटेक्ट थे पुंजरामल्लन, राजा राजा पेरुंथाचन, इन्होंने मिलके राजा राजेश्वरा टेम्पल बनाया था. नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स की. थंजावुर इज़ ए टेम्पल टाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन. ये एक ऐसा टेम्पल टाउन है जो एक पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है. टेम्पल्स को लैंड और मनी दिए जाते थे ताकि वो इलेबोरेट रिचुअल्स परफॉर्म कर सकें, प्रीस्ट को फीड कर सकें, पिलग्रिम्स को फीड कर सकें और फेस्टिवल्स को स्टाइल में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें. टेम्पल्स आर द बेसिस फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. जो पिलग्रिम्स टेम्पल्स को विजिट करते थे वो डोनेशंस देकर जाते थे, कुछ कम देके जाते थे, कुछ बहुत ज़्यादा देकर जाते थे. टेम्पल कस्टोडियंस इस तरह की अर्निंग्स को बिजनेसेस को फंड करने में और बैंक्स को फंड करने में यूज़ करते थे. धीरे धीरे ये पिलग्रिमेज सेंटर्स टाउनशिप्स में बदल गए. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका वृंदावन उत्तर प्रदेश में और तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु में कह सकते हैं. राजस्थान की बात करें तो उसमें अजमेर जो चौहान किंग्स का कैपिटल था 12th सेंचुरी में, ये एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का. इसमें दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. पहली तो हो गई आपकी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि एक सूफी सेंट थे जो 12th सेंचुरी में वहाँ सेटल हो गए थे. और अजमेर के पास एक लेक है पुष्कर जिसके आसपास लगभग 500 टेम्पल्स हैं. ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस लेक में एक डुबकी लगाते हैं तो आपके सारे सेंस क्लीन हो जाते हैं और आपकी अगर कोई स्किन डिजीज़ है तो वो भी क्योर हो जाती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक. ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन. बेल मेटल में टिन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है. बेल की अगर हम साउंड की बात करें तो लगभग टन की जो आवाज़ आती है उसको आप टिन से कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें टिन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है. इस तरह से ये आपको याद भी रहेगा. चोला ब्रॉन्ज स्टैचूज वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक. जो ब्रॉन्ज स्टैचूज चोला डायनेस्टी में बनते थे वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनते थे. नेक्स्ट आता है आपका अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स. 8th सेंचुरी के बाद बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स लार्ज विलेजेस से एमर्ज होने लगे. वहाँ पर मंडापिका एंड हट्टा या ट्रेडिंग स्ट्रीट्स जैसे मंडी हम आज के टाइम पे कहते हैं या हाट लगते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं. इस तरह के टाउन्स में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स प्रेजेंट होते थे. कई तरह के आर्टिसंस मिलते थे जैसे पॉटर्स हैं, शुगर मेकर्स हैं, टॉडी मेकर्स हैं, स्मिथ्स हैं, स्टोन मैसन्स हैं. इस तरह के आर्टिसंस आपको वहाँ मिलते थे. जो वहाँ के ज़मींदार्स होते थे वो टैक्स लगाते थे आर्टिसंस पर, ट्रेडर्स पर और क्लोथिंग्स पर. नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल एंड बिग ट्रेडर्स. अब जो ट्रेडर्स होते थे उन्हें कई तरह के किंगडम्स फॉरेस्ट के थ्रू जाना होता था तो वो एक कारवा में जाते थे, एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाते थे ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो. अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उसको आसानी से फेस कर सके. कई तरह की कम्युनिटीज़ होती थी जैसे कि मारवाड़ी ओसवाल. गुजराती ट्रेडर्स होते थे जिसमें हिंदू बनियाज की कम्युनिटी होती थी, मुस्लिम बोराज की कम्युनिटी होती थी जो रेड सी के पोर्ट से उससे ट्रेड करते थे, पर्शियन गल्फ से ट्रेड करते थे, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना से ट्रेड करते थे. नेक्स्ट आ जाता है आपका काबुल. काबुल आपका आज के टाइम पे देखें तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है. ये 16th सेंचुरी के बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था बोथ पॉलिटिकली एंड कमर्शियली. काबुल और कांदाहार की बात करें तो सिल्क ट्रांसपोर्ट से इनका बहुत गहरा रिलेशन है. यहाँ पर क्या होता था, जो हॉर्सेस और कैमल्स होते थे उनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता था और ये ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, कारपेट्स, सिल्क एंड फ्रेश फ्रूट्स काबुल से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लेकर आते थे. नेक्स्ट आता है आपका अहमदाबाद एंड मुर्शिदाबाद. अहमदाबाद जो कि गुजरात में सिचुएटेड है और एक ये बहुत ही मेजर कमर्शियल साइट बन गया था. लेकिन जब अहमदाबाद उभर कर आया तो जो थंजावुर जिसकी हमने सबसे पहले बात करी थी उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई समय के साथ. और मुर्शिदाबाद जो कि आपका आज के टाइम पे वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है
ये भागीरथी जो रिवर है उसके किनारे पर लोकेटेड है, और ये एक सिल्क का बहुत बड़ा सेंटर निकल कर आया और बंगाल की कैपिटल बन गया 1704 में। बट स्लोली स्लोली ये डिक्लाइन हो गया, क्योंकि जो वीवर्स थे वहाँ के, उनको जो इंग्लैंड का क्लॉथ था उससे कंपटीशन फेस करना पड़ा, जो कि कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता था। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्राफ्ट्स इन टाउन्स। अब जो विश्वकर्मा कम्युनिटी थी उसमें आपके ब्लैक स्मिथ आ जाते थे, गोल्ड स्मिथ आ जाते थे, ब्रॉन्ज स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मेसन्स आते थे, जो मतलब बहुत हैवी वर्क करते हैं, जो बहुत मेहनत का काम करते हैं, ऐसे लोग इसमें आते थे। इस कम्युनिटी को टेम्पल बिल्ड करने के लिए ज़रूरी माना जाता था। सलियार्स एंड कैकोलार्स वर अ कम्युनिटी ऑफ वीवर्स, ये दोनों एक वीवर्स की कम्युनिटी थी जो इस समय पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश करी, और ये बहुत ज़्यादा सम्स ऑफ मनी टेम्पल्स के लिए राइज कर पाती थी। कुछ एस्पेक्ट्स थी क्लॉथ मेकिंग की, जैसे कॉटन क्लीनिंग है, स्पिनिंग है, डाइंग, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गई और एक इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स का रोल प्ले करने लगी। नेक्स्ट आता है आपका हम्पी। हम्पी जो है ये आज के टाइम पर कर्नाटका में लोकेटेड है। ये उस समय विजयनगर एम्पायर में था, जो कि कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में लोकेटेड था। ये 1336 में फाउंड हुआ था और ये उस समय का सबसे रिचेस्ट सिटी था इंडिया का। इट इज़ ए वेल फोर्टिफाइड सिटी ऑल्सो। यहाँ पर एक पिक्यूलियर बात ये थी कि यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स थी उनके कंस्ट्रक्शन में कोई भी मोटार या सीमेंटिंग एजेंट, कोई भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता था, और जो टेक्निक फॉलो की जाती थी वो वेजिंग की टेक्निक फॉलो की जाती थी, जो इंटरलॉक, जैसे लॉक एंड की का इंटरलॉक होता है, इस तरह की टेक्निक को फॉलो किया जाता था ब्रिक्स को लगाने में। यहाँ पर महानवमी या नवरात्रि जो हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हुआ करता था, जो कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता था। हम्पी का जो डाउनफॉल हुआ वो विजयनगर एम्पायर के डिफीट के बाद हुआ इन 1565 बाय द डेक्कनी सुल्तान्स, विच आर द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर एंड अहमदनगर। नेक्स्ट आता है आपका सूरत, जो कि आज के टाइम पर गुजरात में लोकेटेड है। इट वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विथ कैम्बे एंड अहमदाबाद, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया। सूरत बहुत आसानी से वेस्ट एशिया से कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए वहाँ का ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लरिश करा गया। और सूरत वेस्ट एशिया से कनेक्ट होता है वाया द गल्फ ऑफ हॉर्मुज। इट हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम सूरत। सूरत से बहुत सारे पिलग्रिमेज शिप्स जाते थे मक्का की तरफ, इसीलिए इसको गेट टू मक्का भी कहा जाता था। सूरत वॉज ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी। सूरत एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी था, क्योंकि हर तरीके जाति और हर तरह के धर्म के लोग यहाँ पर रहते थे। 17वीं सेंचुरी में पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश, इन सभी के फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज सूरत में प्रेजेंट थे। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रोनिकलर ओविंगटन ने एक अकाउंट लिखा था सूरत पोर्ट का 1689 में। उसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कम से कम 100 शिप्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज सूरत पोर्ट में अवेलेबल रहते थे। इतना बिजी पोर्ट था सूरत उस टाइम पर। सूरत का डिक्लाइन हुआ टुवर्ड्स द एंड ऑफ 17th सेंचुरी ड्यू टू द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की वजह से उसका मार्केट कम हो गया, और इसके साथ ही जो सी रूट्स का कंट्रोल पोर्तुगीज़ और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था, इसकी वजह से भी सूरत का डिक्लाइन शुरू हो गया था। सूरत में बहुत सारे रिटेल और होलसेल शॉप्स प्रेजेंट थे, जिसमें कॉटन टेक्सटाइल सेल किया जाता था। जो सूरत का टेक्सटाइल था वो अपने गोल्ड लेस बॉर्डर्स के लिए बहुत फेमस था, जिसको हम जरी का वर्क भी बोलते हैं और जो आज भी फेमस है। इट हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, जो सूरत के बहुत क्लोज रहता है। आपका अगर फॉरेन कंट्रीज़ को देखें तो आपका वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप रहता है, तो इन एरियाज़ में सूरत का जरी का वर्क बहुत फेमस था। द स्टेट बिल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउसेज टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल। जो लोगों की ज़रूरतों के लिए स्टेट ने वहाँ पर बहुत सारे रेस्ट हाउसेज बनाए थे, क्योंकि वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग ट्रेड करने आते थे। देयर वर मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स एंड इनन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स। बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, बहुत बड़े बड़े पार्क्स थे,
जो काठियावाड़ सेठ या महाजन्स, जिनको हम मनी चेंजर्स भी बोलते थे, उनके बड़े बड़े बैंकिंग हाउस थे सूरत में। हुंडी उस समय बहुत ज़्यादा फेमस था, जो कि एक नोट होता था रिकॉर्डिंग और डिपॉजिट। अगर कोई मनी डिपॉजिट करता है तो उसका एक रिकॉर्ड, जिसको हम हुंडी कहते थे, जैसे हम बैंक में जाते हैं, हम कुछ डिपॉजिट करते हैं तो हमें एक स्लिप मिलती है, उसी तरह का एक नोट होता था हुंडी। ये इतना फेमस था कि अगर उसमें अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो तो आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी उसको क्लेम कर सकते हैं, अगर आप उसका रिकॉर्ड प्रेजेंट कर दें। उसको इजिप्ट में, इराक में और बेल्जियम में भी आप उसका रिकॉर्ड प्रेजेंट कर सकते थे। नेक्स्ट आता है आपका मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम एक ऐसा टाउन है जो कि कृष्णा रिवर के डेल्टा में लोकेटेड है, डेल्टा पर लोकेटेड है। यहाँ पर डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज दोनों ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी और ये आंध्रा कोस्ट पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट बन गया। यहाँ पर कई ट्रेडिंग ग्रुप्स का बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता था, जैसे गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कोमती और यूरोपियन ट्रेडर्स, जिसकी वजह से सिटी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलस हो गई और बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस भी हो गई थी। द फैक्टर वॉज द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का जो ऑफिशियल इंचार्ज था उसको हम फैक्टर कहते थे। इसमें क्या हुआ कि मुगल एम्परर औरंगजेब ने गोलकोंडा को कॉन्कर कर लिया, जिसकी वजह से यूरोपियंस को ऑल्टरनेटिव्स या दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा। जो यूरोपियंस थे ये बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से मसूलीपट्टनम दोनों ही अपने मर्चेंट्स को भी खो दिया और अपनी प्रॉस्पेरिटी को भी खो दिया। नेक्स्ट आता है आपका न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। The 18th century gave rise to cities such as Bombay, Madras and Calcutta, which are currently the nodal cities. New towns and traders. The 18th century gave rise to cities such as Bombay, Madras, Calcutta, which are currently the nodal cities. 18th century में क्या हुआ कि कोई नई cities उभर कर आए, जैसे बॉम्बे, जिसको हम मुंबई भी बोलते हैं आज, मद्रास जिसको हम चेन्नई बोलते हैं, कलकत्ता जिसको हम कोलकाता भी बोलते हैं, जो आज की डेट में नोडल सिटीज़ हैं। इन द 16th and 17th century, European countries were searching for spices and textiles, which had become popular both in Europe and West Asia. 16th और 17th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज स्पाइसेस के लिए सर्च कर रहे थे, टेक्सटाइल्स के लिए सर्च कर रहे थे, जो कि इंडिया इन दोनों का ही हब था और ये दोनों ही चीज़ें यूरोप और वेस्ट एशिया में काफ़ी पॉपुलर थे। ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर एंड बिरजू बोरा हु ओन्ड लार्ज नंबर ऑफ शिप्स, ये दोनों ही ट्रेडर्स के पास बहुत ही ज़्यादा शिप्स थे और इतने ज़्यादा शिप्स थे कि वो इंग्लिश, फ्रेंच और डच से भी कॉम्पीट कर सकते थे। बट द यूरोपियन कंट्रीज यूज देयर नवल पावर टू गेन कंट्रोल ऑफ द सी ट्रेड एंड फोर्स्ड इंडियन ट्रेडर्स टू वर्क एज देयर एजेंट्स। बट यूरोपियन कंट्रीज ने क्या करा, अपनी आर्मी का इस्तेमाल किया ताकि सी ट्रेड पर कंट्रोल कर सकें और इंडियन ट्रेडर्स को फोर्स किया गया कि यूरोपियन कंपनीज के अंडर वर्क करें। अब हम बात करेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस की। ये एक इटालियन सेलर था जिसने डिसाइड किया कि मैं अटलांटिक ओशन से वेस्ट की तरफ सेल करूँगा ताकि वो इंडिया का एक रूट फाइंड कर सके। और इसने वो अज्यूम किया था कि अर्थ राउंड है और कभी ना कभी वो इंडिया में लैंड ज़रूर करेगा। ऐसे क्या हुआ कि क्या कहते हैं, इन्होंने वेस्ट इंडीज़ में लैंड कर दिया 1492 में। इनके पीछे कई सेलर्स आए, कॉन्करर्स आए स्पेन और पुर्तगाल के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पार्ट्स सेंट्रल और साउथ अमेरिका के ऑक्यूपाई कर लिए और उनके पुराने सेटलमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। उनको क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका की डिस्कवरी के लिए भी क्रेडिट किया जाता है इन 1492। नेक्स्ट आते हैं आपके वास्को डे गामा। वास्को डे गामा एक पोर्तुगीज सेलर थे जिन्होंने क्या किया, पुर्तगाल से पूरा अफ्रीका कवर किया। अफ्रीका के साउदर्न मोस्ट पॉइंट पर पहुँचे जो कि केप ऑफ गुड होप है, और उसके बाद वो इंडियन ओशन क्रॉस किया जिससे वो कालीकट पहुँच गए, जो कि आज की डेट में केरल में लोकेटेड है, इन 1498। वहाँ कुछ टाइम ठहरने के बाद, ट्रेड करने के बाद,
वो लिस्बन वापस अपने पुर्तगाल में, जो कि पुर्तगाल की कैपिटल है, वापस लौट गए। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।